के उर्दू स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। पूरा कमरा फूलों से चमक रहा था। चारों जानब गुलाब की पत्तियां निछावर की गई थी। फूलों की सुर्ख सफ़ेद लड़ियां पतंग की चारों तरफ लटक रही थी। कुछ देर बाद पहले मुझे अपने कमरे से रुखसत करके ज़हीर के कमरे में लाया गया था। बाहर शोर गोल की आवाज़ें कब से आई जा रही थीं। कई दिनों से यही शोर बरपा था। इस हवेली में शरशाम से लड़कियां ढोलक बजा गया करती थीं और फिर हर तरफ उनके सर गाने की आवाज़ें गूंजा करती थीं, मगर उन आवाज़ों से सख्त तो हैश होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए किसी पिच्ची की तरह पिंजरे में कैद की जा रही हूँ, लेकिन मैं आज़ाद ही कहाँ थी। हम जैसे लोग तो सदियों से ज़ात पात की कैद मुसलसल में पीते चले आ रहे थे और ना जाने कब यक ही सिलसिला यूं जारी रहता था। दरवाजे पर आहट हुई थी। मैं ज़रा संभल कर बैठ चुकी थी। मुझे शाह मीर से तो कोई खौफ ना था, बस खौफ था तो ख़ानदान की औरतों का गलत, जिन्होंने ज़रा भी कोई गलती पकड़ ली तो फिर पूरे ख़ानदान में मिर्च मिसाला लगा कर पेश करेंगी कि शाह जी की बेटी महरू को तो ज़रा भी हया नहीं, बिल्कुल न शर्म थी, वगैरह वगैरह। उन्हें बातों की वजह से मैंने अपना घूंघट सर पे लिया था, इतना खुला था और मेरी एक दूल्हे के साथ अंदर दाखिल हुई थी। ये देखो शाह मीर, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अब इसका ख्याल रखना तुम्हारी दीदारी है। अम्मा जाने ने उसे क्या समझाए जा रही थी। मैंने हल्के से नज़र था उसकी जानब देखा। उसने सफ़ेद रंग की कमीज शलवार पहन रखी थी। बना हुआ उसके गले में अब तक लटक रहा था। उसे देखकर मुझे अपने आप से घिन आने लगी। हाँ, उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी और वो मेरे पास आकर बैठ चुका था। मेरी तरह वो भी काफ़ी हुक्कलाहट का शिकार था। जाने कब तक वो ऐसे ही बैठा मुझे देखता रहा। मैंने अपना घूंघट एड़ फेंका था और आईने के सामने खड़ी हो गई थी। मेरी सेखियों ने मुझे सजाया था, महंगा और हसीन अरूसी लिबास, कीमती जेवरात और हार श्रृंगार किए मैं कोई हसीन परी लग रही थी। मगर ये हुस्न मेरे किस काम का था। जब धुला ही मैंने एक बार फिर शाह मीर की जानब देखा। वो अब भी मुझे देखता जा रहा था। यकायक मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने एक एक करके अपने सारे जेवरात नोच फेंके। मेरी इस हरकत पर वो और घबरा सा गया। क्या हुआ महरू आई? वो बोला। तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैं उससे करीब गई और उसका कान पकड़ कर बोली, खबरदार, आज के बाद मुझे आप ही मत कहना। मैं जाने इस मासूम पर गुस्सा किए जा रही थी, जबकि उसमें उसका कोई तसव्वुर ना था। वो मेरी तरह उस आलिम समाज के जुल्म का शिकार बन चुका था। उसकी आंखों से यकायक आंसू बहने लगे। उसने आज से पहले मेरा ये रूप कभी ना देखा था, बल्कि हमेशा मेरा प्यार ही देखा था। वो जल्द ही बेड को दूसरे सर पर रोते हुए सो गया। मेरा खून खोल रहा था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस महस हो गया। मैंने अपना सर देखा और पलंग पर सोते शमीर को। अब मेरा मुकद्दर बंद था। मैं घंटों के बाद बेटी चली गई और अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। काफी देर तक मैं रोती रही। होश तब आया जब शाहमीर ने पुकारा, महरू आई, मुझे बहुत भूख लगी है। वो जाने कब उठ बैठा था। उसे देखकर मुझे फिर वहशत होने लगी थी। मैंने उसे डबट दिया, खामोशी से सो जाओ। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि तो वो मासूमियत से मेरी जानब काफी देर तक देखता रहा। मजबूरन मैं उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। काश कोई मुलाजमा नजर आ जाए। मैंने चारों जानब निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव के लोग थे, जल्द ही सो जाके आए थे। वैसे भी मेहमान वगैरह की खिदमत करके सब थक चुके थे। मैंने अब तक अरूसी लिबास पहन रखा था। ना जाने चाहते हुए भी मैं बावर्ची खाने की जानिब चली गई, जहां जमीन पर काम वाली को देखा जो गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और खुद ही फ्रिज से दूध का गिलास लिया और वापस चली आई। शाहमीर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने गिलास बढ़ाया, वो जल्दी जल्दी सारा दूध पी गया। मैंने उसे कम्बल ओढ़ दिया और खुद एक कोने में लेट गई। रोट हो चुकी थी। मुझे याद आ रहा था जिस दिन मेरे चाचा और चाची का इंतकाल हुआ था। वो नवाब शाह हैदर जा रहे थे। रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों ही जान से चले गए। उस दिन हवेली में कहराम मचा हुआ था। लोग दर जोक तकरीर के लिए आ रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी।
मेरे चाचा के इकलौते की बेटे की उम्र तकरीबन 6 साल थी। इत्तेफाक से उस दिन वो चाह वालों के साथ हैदराबाद नहीं गया था क्योंकि उसे बुखार था। शामिर मेरा बहुत लाडला था, हर वक्त मेरे पास ही रहता था और चाचा के जाने के बाद तो जैसे उसका ये साया पानी हुई थी। मैं सारा वक्त उसके लाड उठाया करती थी, उसके छोटे छोटे काम में अपने हाथों से किया करती थी। कभी उसके साथ छीन छुपाई खेला करती थी तो कभी वो क्रिकेट खेलने की जिद करता था और मैं उसकी हर जिद पूरी करती थी। यहाँ तक कि मेरे हल्क से एक नवाला ना गुजरता था जब तक वो खाना ना खा लेता। इस तरह वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई और वो 9 साल का। खानदान से रोज कोई ना कोई रिश्ता आया रहता था मेरे लिए। वैसे तो मैं काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन ये रिश्ते मेरे हुस्न की वजह से नहीं बल्कि बाबा साईं के नाम की वजह से आया करते थे। मैं उस सब से बेनियाज अपने आप में मगन रहा करती थी। जैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों को शादी के मामलात में बोलने की इजाज़त ना थी। लेकिन एक दिन जब मैं बाबा साईं के कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने उसकी बातें सुन ली। शाह जी, फिर आपने क्या सोचा है महरू के रिश्ते के बारे में? माँ की आवाज़ आई। अचानक वहीं रुक गई। बाबा साईं की आवाज़ हल्की सी आई, सोचना क्या है महरू के माँ? बात साफ है, मैं अपनी बेटी के किसी ऐरे वगैरह को नहीं दे सकता जबकि लड़का घर में मौजूद है। उनकी दो टोक आवाज़ थी, लेकिन शाह जी वो तो महरू से काफ़ी छोटा है। लेकिन एक दिन जब मैं बाबा साईं के कमरे में की तरफ जा रही थी तो मैंने उसकी बात सुन ली। शाह जी, फिर आपने क्या सोचा है महरू के रिश्ते के बारे में? माँ की आवाज़ थी। मैं अचानक वहीं रुक गई। बाबा साईं की आवाज़ हल्की सी आई, सोचना क्या है महरू के माँ? बात साफ है, मैं अपनी बेटी किसी ऐरे गैरे को नहीं दे सकता जबकि लड़का घर में मौजूद है। उनकी दो टोक आवाज़ थी। लेकिन शाह जी, अम्मा ने उनकी आहट से कहा, मैं कोई उम्र वगैरह नहीं देखूंगा। शाह मीर की करोड़ों की जायदाद पे कोई और लड़की अगर कब्जा क्यों करे जबकि उसके ताया की बेटी मौजूद है, और मैं भी अपनी सारी जायदाद किसी गैर के हवाले क्यों करूं? उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिमाग साईं साईं कर रहा था। मैं ये क्या सुन रही थी? मेरी किस्मत का ये फैसला किया जा रहा था। मैं उल्टे कदमों भागती हुई अपने कमरे तक आई। उस दिन रो रो के मेरा बुरा हाल हो चुका था, मगर मैं एक बेज़बान जानवर की तरह किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। बाबा साईं ने अपनी ज़बान पर जायदाद बचाने की खातिर मुझे कुर्बान करने का फैसला कर लिया और आज उस फैसले को अमली जामा पूंजी पहनाया जा चुका था। किसी को हैरत या नहीं हुई क्योंकि सैयदजादियों के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ करता था। तो उनको किसी बूढ़े के हवाले कर दिया जाता, किसी बच्चे के हवाले, और अगर दोनों ही मैटर ना हो तो फिर उनका निकाह कुरान पाक से कर दिया जाता, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने निकाह का हक अपने वालिदैन को माफ़ कर देती हैं। जाने कहाँ से अजीब व गरीब रस्मावात आइन थी। मैं बात यही सोचती जा रही थी कि सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। हर जगह से कहा घी आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ जब मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मुझे अभी तक उसी मिल्ली में बैठा देखकर कुछ परेशान हुई थी। महरू, तूने लिबास क्यों तब्दील नहीं किया? वो प्यार से मेरा माथा चूम के पूछने लगी। क्यों? हाँ, लिबास तब्दील करने से मेरी किस्मत भी तब्दील हो जाएगी। मैंने परेशानी से सवाल किया। अम्मा दुखी होकर मेरी जानिब देखो महरू, ये सब तेरे साथ नहीं हुआ, कई लड़कियों के साथ होता आ रहा है। मैं तेरे बाबा से मैं साल छोटी हूँ, देखो कभी मैंने कोई शिकायत की, और तू खुश नसीब है। शाह मीर चंद सालों में ही गबरू जवान हो जाएगा और फिर तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो मुझे पहलाई जा रही थी, मगर मैं सर झटक कर वहाँ से उठ गई थी। जिस लड़की को अपनी शादी में कोई खुशी ना हासिल हो, वो आगे क्या खुश रहेगी? उसके कहने पर लिबास तब्दील करने चली गई। अब शाह मीर मुझे आप ही नहीं सिर्फ महरू किया करता था। कभी वो खेल कूद से घर आता तो उसके कपड़े मट्टी से ख़राब हो रहे होते थे। एक दिन मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिस पर वो सकने लगा। महरू, तुम इतनी जालिम क्यों हो गई हो? वो काफ़ी देर रोने के बाद हिचकियों के बीच में बोला था। इस तरह देखकर मेरा दिल कहने लगा, मैं क्या कर रही थी? उस मासूम के साथ एक यतीम बच्चा जिसे मैं अपनी किस्मत की खराबी का सब मानने लगी थी, उसे एक समझ ही नहीं थी। वो मेरा शौहर था। उस दिन मैं खुद से अहद किया, अब मैं शाह मीर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी। बाबा साईं ने उसकी जायदाद की खातिर उसकी किस्मत का फैसला कर लिया था, मगर मैं उस तरह उस आलिम दीन का समाज हिसान बनने नहीं दूँगी। अब शाह मीर की सफाई को मालिक थी और मैंने दूसरे दिन ही उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया, जो हमारे गाँव से बस थोड़ी दूर ही था। शाह मीर बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक था, ड्राइवर मौजूद था, उसे लाने ले जाने की जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी। अब ये काफ़ी खुश रहने लगा था। स्कूल से वापसी पर आता तो मुझे सारे सुनाया करता था। मैंने बस तो जमातें पढ़ रखी थी, वो भी गाँव के स्कूल में, मगर मेरा मकसद उसे आला तालीम दिलवाना था।
میں نے بابا کی ایک نہ سنی تھی۔ اب شامیر میری ذمہ داری تھا، مجبور ہو اور خاموش ہو چکے تھے۔ دن پر لگا کر گزرتے چلے گئے اور ایک دن شامیر کراچی سے واپس آیا اور وہ بہت خوش تھا۔ دیکھو میرو، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، وہ خوشی سے بولا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی ڈگری تھی۔ آج میں بہت خوش تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شامیر میرا ممنون تھا، میں نے اس کے لیے یہ قدم اٹھایا ورنہ وہ بھی آج ایک عام سا ڈیرا ہوتا۔ باتوں باتوں میں شامیر نے بتایا یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے، وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پہ میرا اول کہیں چمن سے لوٹا تھا، مگر میں شامیر کی خوشیوں کے آٹھ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، مگر وہ بس مجھے ایک دوست ہی سمجھتا تھا۔ بچپن کی وہ باتیں بھول چکا تھا اور بعد میں وہ ہمیشہ ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ تم بے فکر رہو شامیر، تمہاری شادی ضرور ہوگی اور تمہاری پسند ہوگی۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ وہ مہرو چاچا سائیں کبھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں نے اسے کہا یہ سب میرا کام ہے۔ دوسرے دن میری بات پہ بابا سائیں نے خوب ویلا مچایا تو پاگل ہو گئی مہرو، اپنے شوہر کو کس انجان لڑکی کو سونپنا چاہتی ہے۔ وہ سخت تیش میں تھے۔ بابا، وہ میرا شوہر جب بنا تھا تو ان سب باتوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں اسے اس سماج کے نظام کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ مہرو، وہ لڑکی ساری جائیداد قبضہ کر لے گی تو بابا سائیں کیا کرنا اس جائیداد کا؟ ہم سب نے بھی تو اسے ایک دن مر جانا ہے۔ میں ان کو اپنا ڈو ٹوک فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ شامیر بہت خوش تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے زیورات نکال دیے اور کہا یہ میری طرف سے اپنی دلہن کو دیا۔ جب وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگ تو مرد تمہارے لیے ہیں، وہ کچھ شرمندہ سا تھا۔ میں کیا کروں، ان کا وہ جوان پینے کی میرے پاس تو رکھے لڑ رہے تھے۔ میں نے اپنا رخ موٹا اور بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کا بندھن باندھا، کہیں شامیر اپنی خوشیوں کی قربانی نہ دے دے۔ میں نے اسے جانے کا کہا، شادی کی تصویر ضرور بھیجنا شامیر۔ میں نے کب کپاہد آواز میں تو وہ سر جھکا کر اپنا سامان اٹھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلا تھا اور بار بار مڑ کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، اس کے جاتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ آج میرا شامیر مجھ سے جدا ہو گیا تھا، مجھے علم ہی نہ ہوا تھا کب میں اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ میرے نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کی وجاہت میرے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا بھی کہ میرے ماں باپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کیسی خوشی اور ارمان کا خیال نہ تھا، بس ان کی جائیداد کی فکر تھی اور میں خود کو اس جاندار کی قید سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ میں نے آنے میں اپنا سراپا دیکھا، آج بھی اسی طرح حسین تھی۔ میرا چہرہ، میرے خد و خال کہیں سے چگلی نہ کھاتے تھے۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی جب میں شامیر کے ساتھ کھڑی ہو کر تھی۔ اس کے چھوٹے ہی لگا تھی کیونکہ اس نے کافی قد نکالا تھا۔ میں کافی دیر تک اندخیلات میں کھوئی ہوئی تھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جب شامیر اندر آیا تھا اچانک اس نے میرے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ اٹھایا تو میں چونک گئی۔ شامیر، تم کیا کر رہے ہو؟ میں سخت حیران ہو گئی تھی۔ شامیر اب کہیں نہیں جائے گا، اس کی منزل تو مہرو ہے، پھر وہ کسی اور لڑکی کی جانب کیوں دیکھے گا؟ اس کا آج بدلا ہوا تھا تو میں چونک کر رہ گئی تھی۔ شامیر نہ کھانے والے انداز میں پوچھنے گئی تو وہ اپنے ٹیکا اور جھومر مجھے پیانا شروع کر دیا۔ مہرو، آج تم سے جدا ہو کیسے جا سکتا ہوں؟ ایک دم اچانک سے مجھے افسوس ہوا اور ماریا سے صرف لگاؤ اور مہرو تم محبت ہے چہرے پر 4 دن کی لگاؤ کی خاطر اپنی سالوں کی محبت اپنی مکونوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ مجھے والیانہ انداز میں دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا چلے جاتے نا، اب بس ایک لفظ نہیں، اچھی لڑکیاں شوہر کے آگے زبان نہیں چلائی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تو میرے بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے میں نے چھپانے کی کوشش کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی مہرو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کسی نے ذات پات کی خاطر کسی لڑکی کا حق ماننے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ وہ ایک عزم کی کہہ رہا تھا، اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھور رہے تھے۔ میں سال کی محنت کا صلہ آج مجھے مل چکا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا تھا اور میرا انتظار لے آیا اور میں اور شامیر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ جلد سے جلد آپ لوگوں تک ضرور پہنچ سکے۔